बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करेंगे। 68 क्वेश्चन से पहले हमने इससे पिछले लेक्चर में कर लिए थे काफ़ी। तो 68 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज कनेक्टेड टू इनफिनाइट बस व्हाइल ऑपरेटिंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर। तो हमसे पूछा गया कि क्या होगा द एक्साइटेशन वोल्टेज इज लेस देन द सप्लाई वोल्टेज। ये सारे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। हमने समझ लिया था कि हमारे पास मोटर है, तो मोटर में हमारे पास इनपुट पावर में क्या देंगे, हम करंट या वोल्टेज देंगे, और आउटपुट में क्या मिलेगी, हमें रोटेशन मिलेगी। तो मोटर में हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक स्टेटर होगा और एक रोटर होगा। तो जिस तरह ये हमारे पास एक नॉर्थ और साउथ पोल है, ये फिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या फिक्स है, इससे हमारे पास फ्लक्स लाइन जा रही है। अब हमने ये देखना है कि इस फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर को प्लेस करें तो फोर्स किस तरह लगती है, रोटेशन किस तरह होती है, जैसे रोटर है ये मूव किस तरह करता है, एक किस्म को इसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि ये जो फील्ड है इस रबड़ बैंड की तरह होती है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगी। जो ही हम इसको बैंड करेंगे तो ये इसकी भी पोजीशन ओरिजिनल ये है, तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अब क्या होगा, हमने ये जो स्टेटर है इसको आप स्टेटर समझ लें, फिक्स है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया, कंडक्टर को रख दिया है, कंडक्टर को रखा है। तो अब ये देखना है कंडक्टर में फोर्स किस तरह लगेगी। तो कंडक्टर में हमने यहाँ पे करंट दिया हुआ है, ये करंट क्या है हमारे पास इंटर हो रहा है, और यहाँ से करंट क्या है हमारे पास लीव हो रहा है, करंट लीव हो रहा है। तो अब हमने इसको समझने के लिए हमने इसका अपर व्यू लिया था। तो अपर व्यू में देख लें आपसे, फिर ब्लैक कलर का सर्कल नज़र आ रहा है कंडक्टर का, तो हमने सिर्फ इसको लिया था। यहाँ से एक साइड ले ली, ये वाली साइड में ले ली, साइड ए ले ली है। तो साइड ए में, इस साइड में क्या हो रहा है, हमारे पास करंट इंटर कर रहा है। तो इंटर को हमने क्या किया, क्रॉस से ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या है, फील्ड तो उसी तरह ये नॉर्थ से साउथ जा रही है। अब इसमें हमें पता है करंट दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन नहीं पता, हमें फील्ड की डायरेक्शन बतानी चाहिए, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन किससे निकालेंगे, हम सिंपल थंब रूल निकालेंगे। थंब रूल किस तरह बताते हैं कि हम जहाँ पे करंट इंटर हो रहा है, तो करंट मतलब इंटर कहाँ पे हो रहा है, उस थंब उस जगह रखेंगे। करंट इंटर अंदर की तरफ हो रहा है, थंब अंदर की तरफ रखेंगे। तो ये 4 फिंगर है, इसको हम रोटेट कर देंगे चारों तरफ, तो हमें क्या बताएगा, फ्लक्स की डायरेक्शन बता देगा। तो ये हमें फ्लक्स की डायरेक्शन पता चल गई है, जब मैंने बता दी है, लिख दी है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। अब रिजल्टेंट फ्लक्स देखें तो नीचे की तरफ जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, वो हमारे पास अपोज हो रहा है। ये फ्लक्स ब्लैक आगे की तरफ जा रहा है, और ये जो नीचे की तरफ है ये हमारे पास क्या अपोजिट में जा रहा है, तो ये फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लक्स हमारे पास किस तरह आ जाएगा, सारा का सारा ऊपर से ऐड होकर आ जाएगा, तो ये ऊपर हो गया आ जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो फ्लक्स है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की पोजीशन करेगा। इसकी ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली है। तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो एक साइड में तो फोर्स लगी किस तरफ, नीचे की तरफ। अभी तरफ ये साइड लेनी है, इसमें करंट क्या हो रहा है, हमारा बाहर की तरफ लीव हो रहा है। तो लीव हो रहा है करंट, ये लीव लगाएंगे, इसमें 12 वही हम क्या लगाएंगे, थंब रूल लगाएंगे। करंट बाहर की तरफ है, थंब को बाहर की तरफ रखेंगे तो इसको रोटेट कर देंगे। फिंगर जो है हमारे पास फ्लक्स की डायरेक्शन है, तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फोर्स क्या ऊपर की तरफ लग रही है। तो अब इसको दोनों को कंबाइन करें तो एक तरफ हमारे पास फोर्स नीचे की तरफ है और एक तरफ फोर्स ऊपर की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या होगी, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये रोटेशन होगी। तो ये तो सिंपल हमने समझा था। तो इस सब की डायग्राम जो हमने इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी बनाई थी, तो वो ये डायग्राम थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायग्राम। वी एस क्या हमारे पास सप्लाई वोल्टेज होगी, और ये ई बी क्या है, हमसे पता है कि मोटर में एक अपोजिशन भी आती है, इसे बैक ई एम एफ कहते हैं, ई बी ये है। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई थी, तो हमने इसको ही समझा था। अब एक चीज़ देखें कि हमारे पास अगर इंडक्टर है, तो इंडक्टर में पता है हमारे पास अगर मैं करंट दे रहा हूँ, वोल्टेज है, तो क्या होता है, करंट हमेशा लैग करता है। अगर वोल्टेज यहाँ पे है, ये वोल्टेज है हमारी, तो करंट क्या करेगा, इससे लैग करेगा। लैग किस तरह करेगा, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास करंट आ गया। लैग कहाँ पे होता है, एंटी क्लॉकवाइज लें तो जो चीज़ आ गई है वो लीड में होती है, जो पीछे है वो लैग में। तो करंट हमारे पास लैग में होता है। तो ये चीज़ अब ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाना हमने। ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर की डायग्राम है। यहाँ पे भी क्या हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर ज़्यादा होता है तो ये रेजिस्टेंस कम है, तो इसको हम निग्लिजिबल भी कर सकते हैं किस्म का। तो अब इसकी डायग्राम बनाए हम। इसमें क्या चीज़ आ रही है, सबसे पहले तो हमने वी एस को एक पॉइंट लेना है, वी एस सबसे पहला पॉइंट क्या है, वी। इसमें एक चीज़ तो आ गई, वी एस तो आ गई। अब हमने क्या लेना है, ई बी को भी यहाँ पे ड्रा करना है। तो ई बी भी ड्रा यहाँ पे कर दिया। ई बी छोटा है कि इसमें हमने ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी एस बड़ा है। सिंक्रोनस मोटर में वी एस को बड़ा भी कर सकते हैं, ई बी को छोटा भी कर सकते, दोनों। तो हमने ई बी दोनों एक ही लाइन में, ई बी और वी एस। अब तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, वी एस माइनस ई बी, जो हमारे पास ये कंज्यूम करेगा क्या, वी एस माइनस ई बी, उसको भी ड्रा करना है। तो क्या होगा, वी एस में से ई बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पे वी एस माइनस ई बी आ जाएगा। ये हमारे पास वोल्टेज आ गई। अभी हमने देखा ये कंडक्टर है, तो इसमें हमारे पास जो करंट है वो क्या करेगा, लैग करेगा। लैग करेगा किस तरह, वी एस माइनस ई बी से लैग करेगा रिजल्टेंट से, तो लैग यहाँ पे होता है।
तो ये हमारे पास करंट जो है अभी आई ए कह दे इसको, ये लैग कर रहा है हमारे पास। ये केस 1 लिया हमने, जब वी एस बड़ा है ई बी से। अब हमने क्या कर दिया, यही डायग्राम लिया हमने। अब हमने क्या किया, ई बी को बड़ा कर लिया, ई बी को बड़ा कर लिया, मतलब क्या हुआ, ई बी हमारे पास आगे आ जाएगा, ई बी आगे आ गया, पीछे क्या हो जाएगा, वी एस होगा, वी एस छोटा है। तो इनका रिजल्टेंट जब लेंगे ई बी माइनस वी एस, तो अब इनका रिजल्टेंट हमारा इस जगह आ जाएगा, ई बी माइनस वी एस। अभी हमने देखा है कि हमारे पास जो इंडक्टर में करंट हमेशा लैग करता है वोल्टेज से, ये वोल्टेज है रिजल्ट, इससे करंट लैग करेगा पीछे की तरफ यहाँ पे, तो ये हमारे पास आई ए हो गया। अब एक चीज़ और समझें, जो हमारे पास पावर फैक्टर हमेशा किसकी तरफ लेते हैं, हम लोड की तरफ लेते हैं। तो लोड हमारे पास क्या है, ई बी है, लोड तो ई बी है ना, पावर फैक्टर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो लोड की तरफ से करते हैं। तो आप देखें ई बी और आई ए में क्या होगा, यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर हमारे पास आ गया, ये पावर फैक्टर क्या हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर आ गया। तो ये सारा कंसेप्ट अपने क्वेश्चन पे लगाना है। तो ये समझें, व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज कनेक्टेड टू इन्फिनिटी व्हाइल ऑपरेटिंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर, तो लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। तो कब ऑपरेट कर रहा है लीडिंग पावर फैक्टर, जब ई बी हमारे पास एक्साइटेशन वोल्टेज बड़ा है सप्लाई वोल्टेज से। तो इसका सोल्यूशन ये दिया हुआ है, द एक्साइटेशन वोल्टेज इज मोर देन द सप्लाई वोल्टेज। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में ये है हमारे पास, हमें पता है कि मोटर में क्या होता है, हमारे पास सप्लाई में क्या आती है, इनपुट पावर आती है, आई ए करंट आ रहा है, और हमारे पास अपोजिशन में क्या मिलती है, ई बी बैक ई एम एफ मिलेगी। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। तो इसमें के वी एल लगाएंगे तो हमारे पास के वी एल क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस जे, इंडक्टर में क्या होता है, जे होता है माइनस 90 माइनस जे एक्स ए आई ए इंटू एक्स, ये हो गया इज इक्वल टू ई बी ई एफ कर दें इसको, मतलब ये के वी एल लगा दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस डायग्राम की हमने फेजर डायग्राम फाइंड करनी है। तो फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने एक तो रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, रेफरेंस पॉइंट के। तो क्वेश्चन में एक चीज़ और ही बताइए, इन्फिनिट बस बार, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो वी टी है वो कांस्टेंट है, वी टी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वी टी को हमने रेफरेंस रख दिया, ये वी टी रेफरेंस है। और लीडिंग पावर फैक्टर है, अब ये देखें क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, व्हाइल ऑपरेटिंग लीडिंग पावर फैक्टर। तो इस वोल्टेज से हमारे पास लीड कहाँ पे होगा, लीड तो इस तरफ होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी लीडिंग पावर फैक्टर ले लें, आई ए की वैल्यू ले लेते हैं, ये आई ए हमारे पास क्या लीडिंग पावर फैक्टर है, जिन्हें क्वेश्चन में उसने बता रखा है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। हमने अब क्या बताना है, वी टी भी पता चल गया, हमने अब बताना है माइनस जे आई ए एक्स, ये किस तरह ड्रा होगा। अब इंडक्टर है, इंडक्टर में पता है कि करंट हमारे पास हमेशा क्या होता है, लैग होता है, करंट से लैग करेगा। तो ये करंट जा रहा है, आई ए जा रहा है, ये करंट जा रहा है आई ए, इसी से करंट क्या लेकर लैग करेगा। तो वी टी से स्टार्ट करते हैं हम, वी टी माइनस ये किस तरह होगा, ये पॉइंट आ गया मेरे पास माइनस जे आई ए इंटू एक्स ए। अभी समझ आएगी ये किस तरह लिखा है मैंने। इसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस आई ए इंटू आर ए। तो यहाँ पे माइनस आई ए इस तरफ है, तो इसका माइनस आई ए किस तरफ हो जाएगा, माइनस नीचे की तरफ हो जाएगा, ये माइनस आई ए इंटू आर ए। और इसका रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट ये हमारे पास ई एफ आ गया, रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट ई एफ। अब देखें जो ई एफ है हमारे पास वो क्या वी टी से बड़ा है। तो जब हमारे पास एक्साइटेशन वोल्टेज ई एफ है वो वी टी से बड़ा है, तभी तो हमारे पास क्या कर रहा है, ये लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट कर रहा है। तो अब ये समझना ये आए किस तरह हमारे पास, तो हमें पता है रेजिस्टेंस में हमारे पास जो करंट है वो फेज होता है वोल्टेज के, आई ए भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है हमारे पास फेज होगा, करंट भी फेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो आई ए तो हमने ले लिया है सबसे पहले ये। अब रेजिस्टेंस लेना है, रेजिस्टेंस में क्या है माइनस आई ए इंटू आर ए, इसका माइनस क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस आई ए इंटू आर ए, ये माइनस आई ए इंटू आर ए आ गया, ठीक है। इससे पहले क्या हमारे पास ये भी है माइनस जे इंटू एक्स है। अब इंडक्टर में क्या होगा, करंट हमारे पास लैग करेगा 90 डिग्री, किससे 90 डिग्री करेगा, जो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो करंट जा रहा है उससे 90 डिग्री लैग करेगा। तो करंट तो ये जा रहा है, आई ए जा रहा है, इसका सबसे पहले क्या किया हमने, तो 90 डिग्री क्या होगा, यहाँ पे कंपास रखेंगे तो इसका 90 डिग्री यहाँ पे आ गया 90 की माइनस जे एक्स है। तो इसको भी तीनों को ऐड किया, वी टी को भी ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास ई एफ आ गया। तो ये अगर ये नहीं भी समझ आए तो पिछला वाला कंसेप्ट उसे समझ लेना। 71 क्वेश्चन, इफ अ सिंक्रोनस मोटर फेल टू पुल इनटू सिंक्रोनिज्म आफ्टर अप्लाइंग डीसी फील्ड करंट द प्रोबेबल कॉज में भी। देखिए सिंक्रोनस मोटर जो हमारे पास
ये डबली एक्साइटेड मोटर है। ये हमारे पास स्टेटर है, तो रोटर हमारे पास अंदर की तरफ रोटर है, ये रोटर है। अब रोटर को हमें सबसे पहले मैग्नेट बनाना है। मैग्नेट बनाएंगे तभी तो, अगर स्टेटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, तो ये मैग्नेट बनाएंगे तभी तो उसको अपनी तरफ एक तरफ पुल करेगा ना, अपनी तरफ। अगर यहाँ पे कोई नॉर्थ होगा साउथ होगा तब पुल करेगा ना। तो अब मैग्नेट बनाने के लिए हमें पता है किसी भी चीज़ में ये इंडक्टर है हमारे पास, इसमें जब हम करंट देंगे, करंट या वोल्टेज देंगे तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें नॉर्थ साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इसको वोल्टेज या करंट देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोटर में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम एक अलग से सप्लाई देंगे, प्लस माइनस सप्लाई देंगे, तो ये ताकि नॉर्थ और साउथ बने, ताकि अट्रैक्शन हो। लेकिन अगर हमारे पास ये फील्ड करंट बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये नॉर्थ और साउथ बने ही ना, जब ये बनेंगे नहीं तो इसका अट्रैक्ट किस तरह करेंगे, अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते ना। तो इससे यही है, पुल जब आपस में खींच नहीं रहे आपस में, तो क्या करेगा, मतलब क्या होगा, लो फील्ड करंट हमने लो दिया, जिसकी वजह से मैग्नेट ये नहीं बन रहा रोटर हमारा। इन केस 3 फेज सिंक्रोनस मोटर मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन, तो मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन क्या है, 0 है, क्योंकि जो हमारे पास स्टेटर है और जो रोटर है, ये रोटर और स्टेटर दोनों एक स्पीड से मूव करते हैं। ये भी 1000 आरपीएम से मूव कर रहा है, तो ये भी 1000 आरपीएम से मूव करेगा, इनके दरम्यान कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 77 में, इन अ सिंक्रोनस मोटर हंटिंग कैन बी मिनिमाइज बाय, हंटिंग किसे कहते हैं, अभी हमने समझ लिया कि सिंक्रोनस मोटर में हमारे पास ये, अगर हमारे पास स्टेटर है समझने के लिए, और इसके ऊपर ये क्या होगा, रोटर होगा, दोनों की स्पीड हमारे पास क्या होगी, ये इसकी स्पीड भी अगर 1000 आरपीएम है तो ये भी 1000 आरपीएम से हमारे पास क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन जब हम लोड लगाएंगे, लोड लगाने से क्या होगा हमारे पास, अब स्टेटर जो है, स्टेटर तो फिक्स है अपनी पोजीशन में, लोड लगाने से रोटर जो है हमारा पीछे रहता जाएगा। लोड बढ़ेगा इस रोटर में, जब लोड बढ़ेगा जारी बात है रोटर की स्पीड कम होगी तो पीछे होता शुरू हो जाएगा। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा, अगर हम लोड बहुत बढ़ा दें तो रोटर बहुत ही पीछे रह जाएगा, तो क्या होगा, आपस में लॉक नहीं होगा, तो ये क्या मूव ही नहीं करेगा। तो इसको इसी को क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। रोटर जो है हमारा पीछे रहता जा रहा है, लॉक नहीं हो रहा आपस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, हंटिंग कहेंगे। तो अब इस हंटिंग को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, डंपिंग बार भी यूज़ करते हैं, फ्लाई व्हील भी यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग द मोटर फॉर एडुकेट सिंक्रोनस पावर ये भी यूज़ करते हैं। तो डंपर बार भी यूज़ कर सकते हैं हम, फ्लाई व्हील भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई व्हील मतलब क्या, इसका हम अगर वेट ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाल दें, वेट ही बहुत ज़्यादा हैवी कर दें, तो क्या होगा, ये लोड से इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये अलग कंसेप्ट है, तीनों बस सिंपल समझ लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 78 को सॉल्व करेंगे। इन 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर 50% लोड, increase in field current of the motor, reduction in the armature, it can be concluded that the motor is absorbing reactive power। अब ये किस तरह, ये भी समझ लें। एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इंक्रीज इन फील्ड करंट ऑफ द मोटर काजेज रिडक्शन इन द आर्मेचर करंट। अब ये किस तरह हो रहा है, ये समझने पहले ये क्यों हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस मोटर की हमारे पास डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। अब फील्ड करंट हमें सारी बात है, जो मैग्नेट बनाया है हमने, तो रोटर को जो अभी पिछले क्वेश्चन हमने किया भी है, मैग्नेट बनाने के लिए क्या सप्लाई दी है, डीसी जनरेटर से सप्लाई देंगे, तो ये हमारे पास IF को हम इंक्रीज़ करेंगे। अब ज़ाहिर बात है, हमारे पास जो फील्ड करंट IF ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मतलब क्या, फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा इसमें से पास करेगा, फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। इस तरह नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, अगर ज़्यादा हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कंडक्टर को रखेंगे ज़्यादा, हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स कट करेगा और ई भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए IF हमारे पास अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो ई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ई भी इंक्रीज़ होगा तो क्या मतलब क्या होगा, जो हमारे पास करंट होगा वो क्या हो जाएगा, V माइनस IB इंटू जो भी होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस जो कभी इम्पीडेंस कर दे। अब EB को इंक्रीज़ कर दिया हमने, तो क्या होगा, हमारे पास आर्मेचर करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। आर्मेचर करंट डिक्रीज़ क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि EB बहुत बढ़ गया है। अगर ये 50 है तो जो EB क्या होगा वो 40 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, फील्ड करंट से रिडक्शन इन आर्मेचर करंट। अब आर्मेचर करंट डिक्रीज़ हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे हमने क्या देखना है, कैपेसिटर को देखना है। कैपेसिटर समझ आएगा फिर। कैपेसिटर का हमें पता है क्या होता है, अगर ये हमारे पास वोल्टेज है तो कैपेसिटर में हमारे पास करंट क्या होगा, लीड करेगा। दूसरा, अगर मैं डायग्राम देख के बता दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास कैपेसिटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास इंडक्टर लैगिंग पावर फैक्टर हो। तो लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जैसे लैगिंग पावर फैक्टर कुछ भी आ रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा है हमारे पास एक मोटर की वजह से 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर है। अब कैपेसिटर क्या करेगा, 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर क्या करेगा, सेंड करेगा।
0.9 पावर फैक्टर कैपेसिटर ने क्या किया, डिलीवर किया। मतलब क्या हुआ, लैगिंग पावर फैक्टर जहाँ पे कम होगी तो उसको क्या करेगा, ये डिलीवर करेगा। और दूसरा अगर लफ्ज़ में क्या कहूँ, लैगिंग डिलीवर कर रहा है तो ज़ाहिर बात है तो लीडिंग क्या करेगा, लीडिंग एब्जॉर्ब करेगा। जिस तरह आप ये देखें ना, ये हमारे पास मोटर मिसाल के ऊपर लगी है, 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग है, हमने इसको इंप्रूव करना है पावर फैक्टर, तो क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर क्या करेगा, 0.9 पावर फैक्टर जो है ना यहाँ से क्या करेगा, डिलीवर करेगा। मतलब एक चीज़ डिलीवर कर रहा है तो ज़ाहिर बात इसका अपोजिट क्या होगा, अगर लैगिंग डिलीवर कर रहा है तो लीडिंग क्या करेगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा। इस दोबारा समझिए, देखेंगे ये लैगिंग डिलीवर कर रहा है, ज़ाहिर बात है इसका अपोजिट क्या होगा, लीडिंग अब्जॉर्ब करेगा। तो लीडिंग क्या कर दिया इसने, कैपेसिटर ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर दिया। अब यहाँ इस क्वेश्चन से आप समझेंगे इस कॉन्सेप्ट से कि ये द मोटर एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर क्यों है। तो अभी ये इस फेजर डायग्राम में मैं आ गया हूँ। हमने देखा था कि दोबारा समझें, फील्ड करंट इंक्रीज़ हो रहा है, फील्ड करंट इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो ई बी की वैल्यू है, जो बैक ई एम एफ जिसे हम कहते हैं, बैक ई एम एफ बढ़ रही है और वी एस कम हो रही है। तो ये फेजर डायग्राम इसकी बन गई थी हमारे पास, ये फेजर डायग्राम बन गई है। ई बी बड़ा है, फील्ड करंट की ज़्यादा होने की वजह से वी एस छोटा है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो क्या आएगा, ये आ गया ये। अब हमने इसका देखना है लोड के साथ क्या बन रहा है, तो लोड हमारे पास लोड के साथ ई बी होता है, ई बी के साथ क्या ये लीडिंग पावर फैक्टर बन रहा है। तो करंट क्या लीड कर रहा है ई बी से, तो जब लीड कर रहा है तो ये जब लीड कर रहा है तो ये हमारे पास एक किस्म का कैपेसिटर नहीं बन गया हमारे पास, ये तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी आ गई है, इसकी कैपेसिटर बन गया। जो भी हमने समझा था यहाँ पे क्या करेगा, जब कैपेसिटर लीडिंग लैगिंग डिलीवर करेगा तो लीडिंग क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। हमारे पास यहाँ पे देखिए ये है, ये कैपेसिटर हो गया, क्या करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर होता है, लैगिंग डिलीवर कर रहा है और जो लीडिंग है वो क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, द मोटर इज अब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर टू द मैन। तो रिएक्टिव पावर क्या कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है हमारे पास। ये सारा कंसेप्ट हमने समझ लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व करेंगे। द आर्मेचर करंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर है लार्ज वैल्यू 4। तो इसका आंसर बहुत लो एंड हाई एक्साइटेशन में क्यों होगा, तो ये समझ लें। ये हमारे पास क्या थी, सिंक्रोनस मोटर की फेजर डायग्राम, जो डायग्राम है इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। तो इसमें अगर क्या किया मैंने, केस 1 में ई बी को छोटा रखा हुआ और वी एस को बड़ा रखा हुआ है, तो हमारे पास ई बी को छोटा किस तरह रख सकते हैं, हम एक्साइटेशन को कम कर देंगे, आई एफ की वैल्यू को कम करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास, वी एस माइनस ई बी डिवाइड बाई जेड, कुछ भी होगा। अब आई ए आर्मेचर की वैल्यू ये है, या आई ए रिजल्टेंट करंट आई है। तो आप देखें ई बी की वैल्यू हमने कम किया है, अगर ये 50 है, ई बी की वैल्यू 40 कर दें तो तब भी जो है ना हमारे पास 10 एम्पेयर करंट आ गया है। अब सेकंड केस में क्या किया मैंने, ई बी को बढ़ा दिया। अब ई बी को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ई बी पहले आ जाएगा ई बी माइनस वी एस आर्मेचर करंट जेड। तो वही ये 50 हो जाएगा, अगर मिसाल के 50 है माइनस 40 तो 10। मतलब दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कम नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगा, बहुत लो एंड हाई एक्साइटेशन। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 81, इन विच रेंज द कॉस्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर कैन बी कंपेरेबल टू द कॉस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, हाई हॉर्स पावर लो स्पीड। देखिए अगर एक दो किस्म की मोटर है हमारे पास, एक मोटर का साइज़ अगर हमारे पास बहुत बड़ा है, हैवी मोटर है, तो हैवी मोटर हमारे पास जब भी साइज़ बड़ा है इस चीज़ का, तो ये हम किस तरह यूज़ करेंगे, इसको लो स्पीड में यूज़ करेंगे। लो स्पीड होगी, लो स्पीड में यूज़ करेंगे इसको। अगर हम लो स्पीड में, अगर इसका साइज़ बड़ा है, अगर साइज़ बड़ा है तो इसको हम लो स्पीड में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मोटर की साइज़ ही छोटा है तो छोटा मोटर है, उसको मूव करने में भी मुश्किल नहीं होगी, तो क्या होगा, ये हमारे पास लो हाई स्पीड में इस मोटर को यूज़ कर देंगे अगर साइज़ छोटा है। तो यही इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया हमसे, हाई हॉर्स पावर और लो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन 83 है, विच कर्व रिप्रेजेंट द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है कर्व ए है, तो वो भी समझ लें वो क्यों है। अब एक चीज़ देखें, अगर कोई भी ये कोयल बनी है, इसको जब मैं करंट या वोल्टेज दूंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी। 10 एम्पेयर दूंगा, मतलब 10 एम्पेयर दूंगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, लेकिन एक वक्त आएगा इसकी भी लिमिट होगी, ये सैचुरेट कर देगा। 50 एम्पेयर दूंगा तो कुछ बनेगी, ये तो नहीं है मैं करंट देता रहो बनती जाएगी, लेकिन नहीं ये सैचुरेट हो जाएगी। मतलब एक कॉन्स्टेंट, अगर ग्राफ से बताऊँ तो ये यहाँ तक चली जाएगी, बढ़ती जा रही है 10-50 एम्पेयर, लेकिन फिर एक वक्त आएगा क्या होगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी ये। इस कंसेप्ट को आपने एक बार समझना। अब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा हमारे पास, हमने ये डायग्राम बनी है रेड में,
हमने जो VT टर्मिनल है, जो VT टर्मिनल सप्लाई आ रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो हमारे पास सीधा सीधा क्या होगा, अब आई एफ जैसे करंट जाएगा और EF इन दोनों के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। अब वही कंसेप्ट है, स्टार्टिंग में 10 एम्पेयर तक फील्ड बनेगी, हमारे पास EF की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 20 एम्पेयर तक बढ़ती जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा क्या, सैचुरेट कर देगी। सैचुरेट कर देगी तो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। जाना इसको यहाँ पे चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये इसका आ जाएगा। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो जाएगा, IF भी बढ़ता जा रहा है, EF भी बढ़ता जा रहा है। किस तरह बढ़ता जा रहा है, तो ये कर्व से बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक आएगा, यूँ करके बढ़ता जा रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 से आगे जो भी हैं टॉर्क पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 86 है, सबसे पहले लॉक रोटर टॉर्क समझ लें क्या होगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये स्टेटर, हमें पता है सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर रोटर क्या होगा, दोनों एक स्पीड में मूव करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड में। अब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, रोटर रेस्ट पे, रोटर हमारे पास रुका हुआ है। स्टेटर को हमने क्या किया हुआ है, स्टेटर में हमने सप्लाई दी है, वोल्टेज दिया हुआ है। और अब जिस तरह ये है ड्यू टू स्टेटर वाइंडिंग है, ये इसकी मैंने, it is the amount of the torque the motor coil produce when 100% rated voltage and frequency applied to the motor stator। 100% वोल्टेज और सप्लाई जब फ्रीक्वेंसी देंगे इसमें, तो इसकी जो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्टार्टिंग में, उसे क्या कहेंगे हम, लॉक रोटर टॉर्क कहेंगे। अब रोटर हमारा क्या रेस्ट में, सिर्फ स्टेटर में हमने सप्लाई दी है, इसकी वजह से जो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये सारी डेफिनेशन इसमें लिखी है। अब सेकंड जो कौन सा हमारे पास, पुल इन टार्क। पुल इन टार्क कौन सा होता है, अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो स्टेटर है, स्टेटर जो फ्लक्स मूव कर रहा है, लेकिन रोटर क्या था हमारे पास स्टार्टिंग में रेस्ट में था। तो पुल इन टार्क, ये जो रोटर जो है रेस्ट में बनाया हुआ है, इट इज़ अ टार्क और रोटर कम टू सिंक्रोनाइज। और रोटर को भी तो सिंक्रोनाइजिंग स्पीड में आना है, 1000 RPM में आना है, तो उससे जो टार्क प्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पुल इन टार्क कहेंगे। ये डेफिनेशन, इट इज टार्क और रोटर कम टू सिंक्रोनिज्म। और इसी तरह पुल आउट टार्क क्या होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी टू जनरेट टॉर्क। जो मैक्सिमम टॉर्क जो हमारे पास स्टेटर और रोटर मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड से मैक्सिमम जो कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पुल आउट टॉर्क कहेंगे। 92 में, इफ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग लोड डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको देखिए मैथमेटिकली हमने, जो हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, 120F/P। तो हमारे पास जो स्पीड है किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा, और क्या, पोल, इन दोनों पे, और तीसरा वोल्टेज है। तो यही है, द स्पीड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज सप्लाई एंड द नंबर ऑफ पोल। 93 द इंड्यूस EMF इन सिंक्रोनस मोटर वर्किंग लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, अगर सिंक्रोनस मोटर का लीडिंग पावर फैक्टर ऑपरेट करना है, तो हमारे पास जो EMF होगा, इंड्यूस EMF वो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज से बड़ा होगा। जिस तरह अभी हमने डायग्राम में देखा भी था कि जब EMF को हम सप्लाई, ये जो यहाँ पे देखें, ये EB क्या है, सप्लाई EMF सप्लाई वोल्टेज से बड़ा है। जब बड़ा है तो हमारे पास क्या हो गया था, हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर में आ गया था। जो आगे होगी चीज़ लीड होगी, जो पीछे होती है वो लैग होती है, तो लीडिंग पावर फैक्टर में आ गया था हमारे पास मोटर। सिंक्रोनस मोटर जनरली ऑफ साइलेंट पोल टाइप मशीन। दो टाइप की मशीन होती है हमारे पास, एक साइलेंट पोल होती है, नॉन साइलेंट होती है। साइलेंट हमारे पास इस तरह की होती है, तो सिंक्रोनस मोटर हमारे पास जनरली इस तरह के जो है ना मशीन को कहते हैं।